अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आर्टिकल नंबर 4 जो है यूसीपी 600 का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल ईजीएस्ट वे में। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, बहुत इजी है ये आर्टिकल भी। इसको जब मैं समराइज़ करके आपको बताऊंगा आपको लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। चलें शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप चाहें मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीखनी है, आपको ट्रेड सीखना है और आप चाहते हैं कि मैं आप सबको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड यूसीपी यूआरसी एलसी वेलसी सब सिखाऊं, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि आसान अल्फाज में आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। जो मेहनत करूँगा वो मैं करूँगा, आपको बस सिर्फ मेरी वीडियोस देखनी है, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चलें आर्टिकल पे वापस आते हैं कि यूसीपी का आर्टिकल नंबर 600 हम कहते हैं, उससे कहते हैं क्रेडिट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। कि भाई अ क्रेडिट बाय इट्स नेचर इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन फ्रॉम द सेल और अदर कॉन्ट्रैक्ट ऑन विच इट मे बी बेस्ड। बैंक्स आर नो वे कंसर्न विद और बाउंड बाय सच कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ एनी रेफरेंस व्हाटसोएवर टू इट इज इंक्लूडेड इन द क्रेडिट। भाई लिखने का जो आप पढ़ोगे तो वो आप बोलो यार ये कहना क्या चाहता है भाई, लेकिन सिंपल है भाई। इसमें इसमें सिंपल ये कहना चाह रहा है कि भाई इशूइंग बैंक जब एलसी की रिक्वेस्ट रिसीव करता है, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई चीज़ अंडरलाइंग उसमें उसके सपोर्ट में कोई चीज़ होती है। नॉर्मल फॉर एग्जांपल अक्सर औकात प्रोफोमा इनवॉइस मिलता है जिसकी बेस पे एक नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूँ मैं आपको। मैं बिल्कुल ना आप भूल जाएं कि कंप्लायंस क्या होती है, एफएटीएफ क्या है। मैं एक नॉर्मल कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, एक सिंपल सी एलसी है वो खुलने आई है, तो प्रोफोमा इनवॉइस की बेस पे और एलसी की जो एप्लीकेशन है उसकी बेस पे ये एलसी खुल जाती है, ठीक है। या इनवॉइस होती है या अगर कोई सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जो बेनिफिशियरी का और एप्लीकेंट का आपस में हुआ होता है उसकी बेसिस पे एलसी खुल जाती है, ठीक है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि भाई जब एलसी खुल जाती है एक बार, तो उसका जो नीचे दिया गया उसका अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट है या इनवॉइस है उससे कोई लिंक उसका नहीं रहता है, ठीक है। वो एलसी एक सेपरेट ट्रांजैक्शन हो जाती है। सेपरेट इन द सेंस कि फिर जब बैंक जो सामने वाला बेनिफिशियरी का बैंक है या बेनिफिशियरी है वो सिर्फ जो एलसी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उसी को ही कंप्लाई करेगा, उसके अलावा वो कोई अदर कॉन्ट्रैक्ट जो उसके ऊपर लिखा हुआ है उस पे इतना फोकस नहीं करेगा। इर्रेस्पेक्टिव कि अगर उसने कोई रेफरेंस भी किसी क्लॉज में दिया हो, उसके बावजूद एज पर यूसीपी तो सिर्फ एलसी की टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा जाएगा, उसी को फोकस किया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक का जो मैंने आपको एक बताया है वो आपको मिल गया। उसके बाद क्या कहते हैं भाई, कॉन्सिक्वेंटली द अंडरटेकिंग ऑफ अ बैंक टू ऑनर टू negotiate or fulfill any other any other obligation under the credit is not subject to claims or defenses by the applicant resulting from relationship with the issue bank or the beneficiary bank, ठीक है। अब इसमें क्या है, ठीक है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि भाई एक दफ़ा एलसी खुल गई, इर्रेस्पेक्टिव कि क्या रिलेशनशिप रहता है बैंक्स का, एप्लीकेंट का इशूइंग बैंक के साथ, एप्लीकेंट का बेनिफिशियरी बैंक के साथ, एप्लीकेंट के किसी और बैंक के साथ, जो भी रिलेशनशिप रहता है उसका एलसी की टर्म्स एंड कंडीशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक बार डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेजेंट हो गए और वो कंप्लाइंट प्रेजेंटेशन है, तो वो जो इशूइंग बैंक है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। इर्रेस्पेक्टिव के भाई अगर जो एप्लीकेंट है उसका रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है इशूइंग बैंक के साथ, मैं पेमेंट नहीं कर रहा, वो फिर इशूइंग बैंक का और एप्लीकेंट का आपस का लेन देन है भाई। इशूइंग बैंक को है वो बेनिफिशियरी बैंक को और बेनिफिशियरी को पेमेंट करेगा एज पर एलसी, क्योंकि एलसी जो होती है वो बैंक की प्रॉपर्टी हो जाती है फिर भाई, सही है। इसी तरह अगर बेनिफिशियरी और इशूइंग बैंक का सॉरी एप्लीकेंट का और बेनिफिशियरी का आपस में रिलेशनशिप खराब हो गया और एप्लीकेंट ने बोला इशूइंग बैंक को यार मैं तो पेमेंट जो है ना वो नहीं करो इसको, फिलहाल मेरा इसके साथ केस वेस चल रहा है, मैं इसकी अभी नहीं करनी पेमेंट, तो उसका भी ताल्लुक एलसी से नहीं है। इशूइंग बैंक को पेमेंट करनी है, वो किसी तरह भी करे, ठीक है। एक दफ़ा डॉक्यूमेंट जो है प्रेजेंट ठीक होगा। तो यहाँ तक का पॉइंट ये हो गया। फिर देखो भाई इसका क्या मतलब है, ये जो लिखा हुआ है, अ बेनिफिशियरी कैन इन नो केस अवेयर इटसेल्फ ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन बैंक्स और बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द इशूइंग बैंक। मतलब जिंदगी मुश्किल कर रहे हैं भाई। सिंपल इसका मतलब ये है कि बेनिफिश जब एक दफ़ा इशूइंग बैंक ने बेनिफिशियरी के फेवर में एलसी इशू कर दी, तो बेनिफिशियरी का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इसका मकसद नहीं है कि पता लगाए भाई के इशूइंग बैंक और एप्लीकेंट का क्या रिलेशनशिप है, किस तरह पेमेंट करेगा, क्या नहीं करेगा। भाई वो उसका लेन देन आपस में, वो करने दो उसको, ठीक है।
टेंशन नहीं लेनी है। एक दफ़ा एलसी इशू हो गई, बेनिफिशियरी को टेंशन लेनी नहीं है, वो माल भेज दे भाई, पेमेंट उसको मिलेगी अगर उसने डॉक्यूमेंट सही से प्रेजेंट किया है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट सही से प्रेजेंट है, बेनिफिशियरी का ताल्लुक ही नहीं है उससे भाई कि पेमेंट कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, क्या रिलेशनशिप है उसका आपस में इशूइंग बैंक और एप्लीकेंट का। बस माल सही भेजो भाई और डॉक्यूमेंट सही भेजो, बाकी टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद बी पॉइंट पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एन इशूइंग बैंक शुड डिस्करेज एनी अटेम्प्ट बाय द एप्लीकेंट टू इंक्लूड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रेडिट कॉपीज ऑफ द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोफार्मा इनवॉइस एंड द लाइक। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि जो यूसीपी आर्टिकल 4 इनको सजेस्ट करता है इशूइंग बैंक को भाई कि आप डिस्करेज करें कि एप्लीकेंट जो है वो किसी अदर कॉन्ट्रैक्ट को एलसी का इंटीग्रल पार्ट बनाए। ठीक है, उसको नहीं चाहिए कि वो इसको जो किसी और कॉन्ट्रैक्ट को किसी और चीज़ को वो उसमें ऐड करे। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई नॉर्मली एलसीज में लिखा होता है, अक्सर औकात मैंने एलसीज देखी हैं उसमें लिखा होता है कि भाई 3 कॉपीज ऑफ परफॉर्मा इनवॉइस अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट। ठीक है, या 4 कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट परफॉर्मा इनवॉइस अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट। प्रोफोमा इनवॉइस अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट के साथ प्रेजेंट करने से तक तो ठीक है, लेकिन अगर उस पर लिखा हुआ है कि भाई जो एज फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में लिखा हुआ है कि भाई एज द गुड्स एज पर, या कोई क्लॉज ऐड की हुई है भाई कि एज पर इनवॉइस नंबर 1234 द गुड्स विल बी इंस्पेक्टेड। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ फाउंड डैमेज और नॉट इन गुड कंडीशन देन द पेमेंट माइट बी अफेक्टेड या पेमेंट शेल बी डिक्रीज। अब इस तरह का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जाम्पल क्लॉज में ऐड कर दिया भाई के टर्म्स एंड कंडीशन एज पर इनवॉइस नंबर दिस दिस दिस। अब वो इनवॉइस में जाके देखा, हमने देखा नहीं। ठीक है, नॉर्मली बैंक का काम है वो सिर्फ एलसी के टर्म्स एंड कंडीशन को देखे। अब परफॉर्मेंस में उसने क्लॉज तो डाल दी, उसने देखा नहीं वो जब बाद में पता चला भाई उसने तो जो एलसी इनवॉइस दी है उसमें तो ये पॉइंट लिखा हुआ है। चलो भाई बैंक फंस गया। ठीक है, और बैंक फंस गया इसमें। तो इस तरह इस वजह से इसको कहा गया है कि भाई बैंक्स को कि इसको डिस्करेज किया जाए। जो एलसी की टर्म्स कंडीशन है उसको क्लियरली डिफाइन किया जाए। उस एलसी की टर्म एलसी खुद एक अंडरटेकिंग है, कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ किसी और कॉन्ट्रैक्ट को लिंक ना किया जाए तो बहुत बेहतर है। तो बस ये आर्टिकल नंबर 4 था आपका। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। देखिए, अगर समझ आ गया है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं आया तब भी कर दें। सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी किया हुआ होगा इंशाल्लाह, लेकिन ये कि उम्मीद है आप काइंडली लाइक कर दें, उसको शेयर करें ताकि किसी और को भी पता लगे। नेक्स्ट मेरी इंशाल्लाह आर्टिकल नंबर 5 पे वीडियो आएगी। मैं आपको थोड़ा एक ग्लिम्स दे देता हूँ उसमें क्या लिखा है भाई, डॉक्यूमेंट वर्सेस गुड वर्सेस सर्विसेज और परफॉर्मेंस। बहुत छोटा सा आर्टिकल है, इसमें हो सकता है मैं आर्टिकल नंबर 5 और आर्टिकल नंबर 6 दोनों कवर कर लूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। अल्लाह हाफिज़।
के एक और पॉइंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई अ बेनिफिशियरी कैन इन नो केस अवेल इटसेल्फ of the a beneficiary can in no case avail itself of the contractual relationship exists between banks or between the applicant and the issuing bank। ठीक है, ये वही मैंने आपको पॉइंट रेज कर दिया कि भाई जो ऊपर पॉइंट है उसी की एक वो है कि भाई ये रिलेशनशिप जो भी है, रिलेशनशिप आपस का कॉन्ट्रैक्ट में जो रिलेशनशिप लिखा हुआ है उसके इससे ताल्लुक नहीं पड़ता। हाय फ्रेंड्स, कहीं भी वो कॉन्ट्रैक्ट नंबर रेफरेंस कुछ दिया, ये जो पे गुड बैंक टू ऑनर टू नेगोशिएट और टू फुलफिल एनी बेनिफिशियरी को इट मिल रहा है, ये ऐसा है तो या बेनिफिशियरी ठीक वोकेबल सेल्फ टू द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन बैंक्स और बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द इशूइंग बैंक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब बेनिफिशियरी को इशूइंग बैंक ने ये एलसी इररिवोकेबल अंडरटेकिंग इशू कर दिया तो बेनिफिशियरी का कोई राइट्स नहीं है कि एप्लीकेंट के साथ इशूइंग बैंक का क्या एग्रीमेंट है, किस बेसिस